हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीवर्ध मांडा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है सर, ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। अपन ये सब केस लॉज देखेंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट लॉ का कवरेज हो जाए, लॉ में कुछ ना छूटे। और इसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज केस लॉ में ध्यान देना, अच्छे से आराम से समझना और देखना सर, हड़बड़ाना मत। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये केस लॉज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सर, ये केस लॉस की वीडियो है, जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को केस लॉ में दिक्कत आती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि रीजन ये है, अभी अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और प्लस कैसे हमें केस स्टडी अटेंड करना है, लिखना है और पहचानना है, ये सब चीजें सीखनी है सर। तो चलो लेट स्टार्ट केस स्टडीज सर। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है सर। देखो सर, सबसे पहला है, सबसे पहली केस स्टडी देखो सर, कार्लिल वर्सेस कार्नोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें फैक्ट ऑफ द केस, सर फैक्ट ऑफ द केस क्या होता है? फैक्ट ऑफ द केस ये होता है कि ये बताता है कि किन बात पे दो पार्टीज की लड़ाई हुई थी। क्या मैटर था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या बातचीत थी, उस बेसिस में डिसाइड होता है कि आगे क्या होगा। देखो सर, फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया हुआ है। फैक्ट ऑफ द केस, इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 100 pound would be given to any person who contracted influences after using the smoke ball produced by the carbolic smoke ball company according to the printed direction। सिंपल है, एकदम सिंपल। इन्होंने क्या बोला, हम स्मोक बॉल बना रहे हैं, ये स्मोक बॉल न्यूज़पेपर में ऐड दिए कि कोई भी अगर ये स्मोक बॉल यूज करता है और अगर उसे ये यूज करने के बाद इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो, ठीक है, देखो दैट रिवॉर्ड, ये कितना रिवॉर्ड देंगे? 100 पाउंड का। वन लेडी मिसेस कार्लिल यूज्ड द स्मोक बॉल एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। एक लेडी थी, जैसा न्यूज़पेपर में दिया था उस डायरेक्शन से उसने उस स्मोक बॉल को यूज किया और उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो देखो कोर्ट का क्या डिसीजन है इसमें। कोर्ट का डिसीजन है, हेल्ड she could recover the amount as by using the smoke ball she had accepted the offer। सर जब भी कभी कोई पेपर में ऑफर दिया जाता है तो उसे जनरल ऑफर माना जाता है, और जनरल ऑफर के लिए अगर कोई भी पर्सन उस ऑफर को पढ़ता है और उस ऑफर के टर्म्स को मान के अगर कोई एक्सेप्टेंस के बेसिस में कुछ काम करता है, तो इस केस में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं सर, ध्यान से सुनना। जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है सर। जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। तो इस केस में इस लेडी ने जैसा ऑफर दिया था न्यूज़पेपर में उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके हिसाब से एक्ट किया। तो यहां पर कंपनी को इससे कम्युनिकेट करना नहीं है कि हम ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करी और उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो देखो सर, she can recover the amount as by using the smoke ball she had accepted the offer in terms of section 8 Indian Contract Act। anyone performing the condition of the offer can be considered have accepted the offer। जो कंडीशन है, उस कंडीशन, जो भी ऑफर की कंडीशन है, उन कंडीशन को अगर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करता है, उसको एडप्ट करता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time। sir important, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuous offer। जनरल ऑफर को कोई भी कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। आराम से अपन ऐसे ही केस स्टडी समझेंगे। मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आराम से हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा, ध्यान से देखना सर। अगला है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखो सर क्या केस है, क्या था फैक्ट ऑफ द केस पहले। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमैन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, ठीक है। He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward। उसने बोला अगर कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाता है, नेफ्यू मतलब बेसिकली भतीजा, उसको अगर ढूंढ के लाता है तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। किसने बोला? गौरी दत्त ने। सर्वेंट को बोला कि जा भाई, क्या बोलते हैं इसके मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला, ठीक है। उसने फिर अनाउंस भी किया। लालमैन ट्रेस्ट, देखो सर, लालमैन ट्रेस्ट द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। ध्यान से सुनना सर, गौरी दत्त ने लालमैन सर्वेंट को बोला कि भाई मेरे नेफ्यू को ढूंढ, और उसी टाइम लालमैन को पता नहीं था, गौरी दत्त ने क्या बोलते हैं ये अनाउंस भी कर दिया कि भाई कोई भी अगर मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाता है तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो उस केस में सर लालमैन को नहीं पता था कि गौरी ने ये अनाउंस भी किया है कि वो क्या करने वाली है, रिवॉर्ड देने वाली है, ठीक है। तो उस केस में देखो, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट। कौन क्लेम किया? लालमैन।
लालमैन को बाद में पता चला, अरे मैं तो ढूंढने निकला था, मुझे मिल भी गया, अब इसमें जो रिवॉर्ड है ये रिवॉर्ड भी मैं क्लेम कर लेता हूँ। तो सर सिंपल सी बात है सर, डिसीजन क्या था, देखो ध्यान से देखना सर, बहुत ध्यान से डिसीजन, and he is not entitled to the reward. एंटाइटल है ही नहीं है रिवॉर्ड के लिए। सर क्यों नहीं है? एज ही डज नॉट नो द ऑफर। सर सामने वाली पार्टी को ऑफर का पता ही नहीं था। ऑफर का कहाँ पता था? उसने तो लालमैन को भेज दिया था कि जा मेरे नेफ्यू ढूंढ के ला। ये तो अलग से बाद में अनाउंस करे, और इसको ऑफर का पता ही नहीं था। ये तो बाद में आया और जब नेफ्यू को ढूंढ के लाया और दे दिया वापस, तब इसको पता चला अरे इसमें तो ऑफर भी था, मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। सर सेक्शन 4 क्या बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? स्टेट्स दैट the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यहाँ पर लालमैन के नॉलेज में ही कहा था कि ये रिवॉर्ड की कहानी है इसके पीछे, कि अगर कोई भी गौरी दत्त के मिसिंग नेफ्यू को ढूंढ लेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये लालमैन को पता ही नहीं था, लालमैन तो ऐसे ही ढूंढने निकल गया था और उसे मिल गया था। तो इस केस में क्या उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए? नहीं सर, इस केस में रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। देखो सर आगे क्या दिया हुआ है, इन लालमैन्स केस द डिपेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम, गायब, फरार, ठीक है। द प्लेंटिफ हु वाज डिपेंडेंट सर्वेंट वाज सेंट टू सर्च द मिसिंग बॉय, फरार हो गया था, उसे ढूंढने निकला था वो। आफ्टर द प्लेंटिफ हैड लेफ्ट इन सर्च ऑफ द बॉय, द डिपेंडेंट अनाउंस, कौन? गौरी दत्त, अनाउंस द रिवॉर्ड ऑफ ₹500 टू एनीवन हु फाइंड आउट द बॉय। 501 रुपए देंगे जिसने भी लड़के को ढूंढा। द प्लेंटिफ वाज अनअवेयर ऑफ द रिवॉर्ड, उसे तो पता ही नहीं था ये रिवॉर्ड के बारे में। वाज सक्सेसफुल इन सर्चिंग द बॉय, उसे रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था, बट वो लड़के को ढूंढ लिया। When he came to know of the reward which had been announced in his absence, उसके absence में हुआ था, he brought an action against the defendant, उसने डिपेंडेंट के खिलाफ एक्शन किया कि मुझे रिवॉर्ड दो, claim this reward, भाई रिवॉर्ड दो मुझे। It was held that since the plaintiff was ignorant of the offer of the reward, his act of bringing the lost boy could not amount to the acceptance of offer, therefore he is not entitled to claim the reward। सिंपल सी बात है सर, अगर ऑफर ही नहीं पता तो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल, आराम से धीरे धीरे मेरे साथ समझो सर, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में केस स्टडी बहुत ज्यादा पूछा जाता है सर। इसी को तो क्वेश्चन फ्रेम करके पूछते सर, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे सर ये कहां से आया। ठीक है, ध्यान दो सर। बोल्टन वर्सेस जोन्स, देखो फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया हुआ है। बोल्टन ने टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट, एक जन का बिजनेस टेक ओवर किया, विथ whom जॉन्स हैड प्रीवियस डीलिंग। जॉन इस बंदे के साथ पहले से डीलिंग करता था, जिसका बिजनेस बोल्टन ने टेक ओवर किया, जॉन की उससे पहले से डीलिंग थी। जॉन सेंट, सर ये जॉन सेंट एन ऑर्डर फॉर गुड्स टू द ब्रोकलेस, उसको लगा कि सर अभी भी बिजनेस टेक ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। विच बोल्टन सप्लाइड विदाउट इन्फॉर्मिंग जॉन्स दैट द बिजनेस हैज चेंज्ड हैंड। ये जोन्स बताया ही नहीं कि भैया मैंने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, मैं उसका, बोल्टन ने बताया ही नहीं कि मैंने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, जॉन को नहीं बताया। और जॉन को ये लगा कि अभी भी जिस पर्सन से मैं खरीदता हूँ वही बिजनेसमैन है। When John found out that the goods was not from the Brocklehurst, जॉन को जब पता चला कि मैं जिससे परचेस करता हूँ ये वो बंदा नहीं है, ओनर चेंज हो गया, he refused to pay them and then sued by the Bolton for the price। इसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, तो बोल्टन क्या किया, केस कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, डिसीजन देखो सर, जॉन इज नॉट लायबल टू पे फॉर द गुड्स। It is a rule of law that the offer made to a specific or ascertain can be accepted by only the specified person। जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है सर, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सर ऑफर किसे दिया गया था सर? ब्रोकलहर्स्ट को। एक्सेप्ट कौन कर लिया था? बोल्टन। बोल्टन एक्सेप्ट कैसे करेगा सर? ब्रोकलहर्स्ट को ऑफर दिया था ना जॉन्स ने, तो बोल्टन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था सर। तो सिंपल सी बात है, इस केस में जिसको ऑफर ही नहीं दिया गया, सिंपल, बोल्टन को ऑफर ही नहीं दिया गया, तो ब्रोकलहर्स्ट के बदले बोल्टन कैसे एक्सेप्ट कर लेगा ऑफर सर? तो सिंपल सी बात है सर, वो भले ही गुड सप्लाई कर दिया हो, फिर वो पैसे की तो बात ही नहीं आएगी। अगला देखो सर, हार्वी वर्सेस पेसी, फैक्ट ऑफ द केस देखो क्या बोल रहे हैं। इन दिस केस, ध्यान से देखना सर, इन दिस केस प्रीवी काउंसिल ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम, सर आजकल आप टेलीग्राम ऐप यूज करते हो, उस टाइम टेलीग्राम यूज होता था सर। आज द डिपेंडेंट 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन पूछे भाई। देखो सिंपल सी बात है, प्लेंटिफ ने 2 क्वेश्चन पूछा, विल यू सेल अ बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। आप बता दो लोएस्ट कैश प्राइस क्या रहेगी। ध्यान से तो सुनना सर, प्लेंटिफ ने पूछा है, प्लेंटिफ, ठीक है। और डिपेंडेंट सामने देखो, प्लेंटिफ वो होता है जो सामने वाला केस करता है, डिपेंडेंट वो होता है जो अपने आप को डिफेंड करता है।
ठीक है। डिपेंडेंट रिप्लाइड दैट द टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर पेन इज पाउंड 900। इसने बता दिया टेलीग्राफ में लिख के कि भैया इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है, सिंपल है 900। द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग दैट वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन एट पाउंड 900। अब जो प्लेंटिफ था उसने उस टेलीग्राफ को देखा, अच्छा बोला अच्छा 900 ले भाई, हम तो इस 900 की प्राइस में खरीदने को तैयार है। हाउएवर, ध्यान देना सर, हाउएवर डिपेंडेंट कंटेनिंग दैट दे हैड, ध्यान दो इधर मेरी तरफ, ये क्या बोल रहे हैं, dependent contending that they had made an offer to sell the property at pound 900 and therefore they are bound by the offer। सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट बोल रहा है प्लेंटिफ को भैया आपने जो प्राइस बताई है ये मान लिया गया है कि ऑफर है। अब अगर ये ऑफर है तो फिर इस केस में हमने एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या आया, देखो सर, कोर्ट का डिसीजन हेल्ड एट द मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस। सिर्फ किसी को कोई गुड्स की प्राइस बता देना, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन ने सामने आपको ऑफर दे दिया। मान लो ये पेन का कोई मेरे से प्राइस पूछ रहा है, मैंने बता दिया भाई ये प्राइस पेन की 10 रुपए, डजंट मीन कि अगर मैंने किसी चीज की प्राइस बता दी तो मैंने ऑफर दे दिया। सर वही बोल रहा है सर, मेरे स्टेटमेंट एट द लोएस्ट प्राइस एट विच द वेंडर वुड सेल contain no implied contractors sell to the person who has inquired about the price। कोई इंक्वायरी ले रहा है, इट डजंट मीन कि हमने उसको ऑफर दे दिया सर, हमने सिर्फ प्राइस बताई है। ऑफर तो अलग होता है सर, ऑफर अलग चीज है सर, हमने तो यहाँ पर सिर्फ प्राइस बताई है उस पर्सन को, तो प्राइस बताना ऑफर नहीं होता। ठीक है, यही बोला है इस केस में। अगला देखो सर, अगली केस स्टडी देखो क्या बोल रही है, मैकपर्सन एंड अपेना। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहा है देखो, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन ₹6,000 फॉर इट। जो एक प्रॉपर्टी ओनर था, मान लो ये पेन है, ये पेन क्या बोलते हैं, मैंने बोल दिया भैया ये पेन को मैं कम से कम, एग्जांपल है, ये पेन को कम से कम मैं 20 रुपए में बेचूंगा, नॉट लेस देन, मैं इससे 20 रुपए से कम में इस पेन को नहीं बेचूंगा। डिसीजन क्या, कोर्ट का डिसीजन है देखो, इट वाज हेल्ड दैट दिस स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेट ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर। भैया मैं इसको 20 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, 20 से कम में नहीं बेचूंगा। अब जिसको जमता है वो 20 में आके मेरे को ऑफर दे दे, या 20 से ऊपर में मेरे को ऑफर दे दे, जमेगा तो मैं एक्सेप्टेंस करूंगा, नहीं जमेगा तो नहीं करूंगा। सर जहां पर आप सिर्फ अपना इंटेंशन बताते हो, इन्विटेशन देते हो, सर वो कोई ऑफर नहीं माना जाता। ठीक है, अगला देखो, हैरिस वर्सेस निकर्सन। देखो सर ये वाली केस स्टडी क्या बोलती है, देखो सर, फैक्ट ऑफ द केस, ध्यान देना सर, एन ऑक्शनियर एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर दैट अ सेल ऑफ द ऑफिस फर्नीचर विल बी हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। भैया सेल होगी फर्नीचर की ऑन अ पर्टिकुलर डे। Plaintiff Harris, with the intention to buy furniture, came from a distant place for auction, but the auction was cancelled। ये कहीं दूर से आया था कि ऑक्शन होगा और ऑक्शन में परचेस करूंगा और ऑक्शन कैंसिल हो गया। तो देखो सर डिसीजन क्या है, ध्यान से देखना सर, इट वाज हेल्ड प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द ऑक्शनियर। वो केस नहीं कर सकता ऑक्शनियर के ऊपर, भले ही ऑक्शन कैंसिल हो गया है, बट प्लेंटिफ केस नहीं कर सकता किसके ऊपर, ऑक्शनियर के ऊपर, for his loss of time and expense because the advertisement was merely a declaration of intention to hold an auction, not an offer to sell। सर अगर कहीं पर एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है, वो उसका मतलब ऑफर देना नहीं होता। सर बहुत अच्छे से समझ लो, कहीं पर अगर एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो सिर्फ इनविटेशन है, वो ऑफर नहीं है। ठीक है, द ऑक्शनियर निकलसन डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट with anyone who attend the sale। The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale। दो person who have came to the auction may have intention to purchase। भले जो लोग ऑक्शन में आए उनका इंटेंशन होगा खरीदने का, बट भैया ऑक्शन ही नहीं हुआ, तो इनविटेशन, ये तो सिर्फ आपको इनवाइट किया गया था कि आप ऑक्शन में आ जाओ, आप इनविटेशन में आए हो, पर अभी तो ऑफर भी नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ है, तो क्या आप डैमेजेस और कुछ भी क्लेम कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर, अगली केस स्टडी क्या बोल रही है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। सर बहुत फेमस केस स्टडी, देखो ध्यान दो, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है, द गुड्स वेर डिस्प्लेड इन द शॉप फॉर सेल विद द प्राइस टैग। आप मॉल्स वगैरह जाते हो तो ये होता है, अटैच्ड ऑन ईच आर्टिकल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। जनरली मॉल्स में आप यही देखते हो। वन कस्टमर सिलेक्टेड द गुड्स बट द ओनर रिफ्यूज टू सेल। आपने गुड सिलेक्ट किया बट ओनर ने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं आपको नहीं बेचना चाहते। तो यहाँ पर डिसीजन क्या है देखो, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द डिस्प्ले ऑफ गुड्स अलोंग विद द प्राइस टैग merely amounts to invitation।
सर ये अगर कहीं पर कोई गुड्स पे प्राइस लिखी हुई है तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पर सर ऑफर नहीं दिया गया है। ऑफर तो आप दुकान वाले को जाके देते हो, भैया हम इसको लेना चाहते हैं, क्या आप इसको सेल करोगे? वो करना चाहता है कि नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा सर? इन्विटेशन। invitation to treat, and therefore if an intending buyer is willing to purchase the goods at a price mentioned on the tag, makes an offer to buy the goods, thus the shopkeeper has the right to accept or reject the same. सर वो ऑफर देगा और अगर दुकानदार को लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। The contract would arise only when the offer is accepted, hence there was no contract and the customer has no right to sue the owner. Simple। ठीक है, उसके बाद अगली केस स्टडी देखो सर, अगली है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। देखो फैक्ट ऑफ केस क्या बोलता है, देखो एफ ऑफर्ड बाय अ लेटर टू बाय अ नेफ्यूज हॉर्स। ठीक है, नेफ्यूज हॉर्स को खरीदना चाहता था, एक लेटर के थ्रू लिख के भेजा, सेइंग, लेटर में क्या बोला, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, अगर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, आई शैल कंसिडर द हॉर्स माय, अगर हमने इसके बारे में कुछ और नहीं सुना तो ये मान लिया जाएगा कि ये हॉर्स मेरा है। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई, वो रिप्लाई भी नहीं किया नेफ्यू, बट ही टोल्ड एन ऑक्शनियर नॉट टू सेल द पर्टिकुलर हॉर्स एज ही हैज सोल्ड इट टू अंकल। उसने ऑक्शनियर को बोल दिया भैया इस हॉर्स को किसी और को मत बेचना, मैंने एक अंकल को बेच दिया है। बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स, ऑक्शनियर ने बेच भी दिया। एफ sued द कन्वर्जन अगेंस्ट हिज नेफ्यू, नेफ्यू के ऊपर एफ ने केस कर दिया कि भैया मैंने बोला था तेरे को चिट्ठी में लिख के कि अगर तूने कुछ नहीं बोला तो ये मान लिया जाएगा ये हॉर्स मेरा है। तो यही एफ ने केस कर दिया नेफ्यू के ऊपर कि ये हॉर्स तूने किसी और को कैसे सेल कर दिया। तो देखो डिसीजन क्या हुआ है कोर्ट का, डिसीजन हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज द नेफ्यू हैज नॉट कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है सर, ये वन ऑफ द एसेंशियल वैलिड्स ऑफ एक्सेप्टेंस है सर, वैलिड लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस है सर, कि कोई भी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है सर। क्या चुप रहना एक्सेप्टेंस होता है? नहीं सर, वो एक्सेप्शन अलग चीज है, नॉर्मली चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो सर नेक्स्ट केस लॉ, नेले वर्सेस मेरिट। देखो क्या बोलता है सर, फैक्ट ऑफ द केस, ध्यान देना सर, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आपको केस लॉ समझ आ जाएंगे सर, आज पूरा केस लॉ क्लियर कर लेते हैं सर। एम ऑफर टू सेल इज लैंड टू एन फॉर पाउंड 280, एन रिप्लाइड purporting to accept the offer but enclosed a check for 80 pound only, and he promised to pay the balance of pound 200 by the monthly installment of 50 each। इन्होंने बोला भाई 280 का लैंड है, मैं 80 देखो अभी कैश दे देता हूँ, बाकी जो बचा 200 है वो 50-50 के इंस्टॉलमेंट में दूंगा। सर एक चीज याद रखना सर, हमने पढ़ के आया सर, कभी भी एक्सेप्टेंस में क्वालिफाइड नहीं हो सकता सर, कोई भी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ तो ये कंडीशन लगा दिया सर, क्या एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड हो सकती है? नहीं सर। देखो सर डिसीजन क्या बोल रहे हैं, इट वाज हेल्ड दैट एंड could not enforce his acceptance because it was not a unqualified one। सर क्वालिफाइड है, आपने कंडीशन लगाई कैसे? आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगली केस स्टडी देखो सर, अगली केस स्टडी दी हुई है ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। सर ध्यान देना क्या केस स्टडी है, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहा है, ब्रॉकडेन अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस। द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूवल, मैनेजर ने अप्रूवल लिखा भी on the same and put the draft agreement in the drawer of the table intending to send it to the company's solicitor for the formal contract। उसने अपने अभी ड्रॉर में डाल लिया है कि मैं इसको कंपनी को भेजूंगा टू बी ड्रॉन अप। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट मेंशन रिमेन इन द ड्रॉर, वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट अभी तक ड्रॉर में, उसने अप्रूव लिखा, ऑफर को एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, बट उसको अभी तक कहां पर रखा है? ड्रॉर में रखा है सर, वो तो भेजा ही नहीं है। तो सर क्या बिना कम्युनिकेट किए एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा? नहीं सर, कम्युनिकेशन में सर एक्सेप्टेंस तभी माना जाता है सर जब वो कम्युनिकेट होता है, यही तो पढ़े सर। डिसीजन देखो, held there was no contract as the manager has not communicated his acceptance to the supplier। सर सिर्फ ड्रॉज में पड़े रहना थोड़ी मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस। सर अप्रूव लिखने से क्या होता है, आपको सामने वाले तक पहुंचाना भी पड़ता है सर, तभी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। आया समझ, ये लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस है सर। उसके बाद अगला देखो सर, अगली केस स्टडी देखो, लीली वाइट वर्सेस मनुस्वामी। देखो क्या बोल रहे हैं सर, फैक्ट ऑफ द केस, plaintiff delivered some clothes to dry cleaner for which he received a laundry receipt containing a condition that in case of loss customer would be entitled to claim of 15% of the market price of the value of the article। plaintiff lost a new साड़ी, लो भाई उसकी नई साड़ी घुमा दिया,
तो इस केस में आपको क्या लगता है सर, क्या सिर्फ 15% की कहानी नहीं रहेगी? आप समझो समझो सर, उस बंदे ने साड़ी ही घुमा दिया। अब इस केस में क्या सिर्फ 15% क्लेम कर पाएंगे? देखो डिसीजन क्या है कोर्ट का, held the terms were unreasonable and the plaintiff was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. The receipt carries special condition and are to be treated as have been duly communicated to the customer. सर अगर रिसिप्ट में कोई स्पेशल कोई चीजें लिख दी जाती है तो ये मान लिया जाता है कि कस्टमर तक वो कंडीशन पहुंच गई है, एंड देयर इन अ टेसिट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशन। टेसिट मतलब मान के चल जाता है, इम्प्लाइड कंडीशन है, मान के चल जाता है कि कस्टमर अगर वो रिसिप्ट ले रहा है तो ये कंडीशन को मान के चल रहा है कि हाँ ये कंडीशंस है और वो उसको एक्सेप्ट भी करता है, एंड इज इम्प्लाइड बाय द कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसिप्ट। देखो अनरीजनेबल है इसलिए उसे साड़ी की पूरी कॉस्ट देना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली अगर आपने रिसिप्ट में कोई चीज लिख दी है तो ये मान के चल जाता है कि आपने कम्युनिकेट कर दिया है सामने वाले को स्पेशल कंडीशन, और अगर एक बार स्पेशल कंडीशन कम्युनिकेट कर दी गई है तो उस केस में कस्टमर के नॉलेज में मानी जाती है कि वो स्पेशल कंडीशंस है। यही चीज बोलना चाह रहा है सर, ठीक है। उसके बाद देखो सर, चिनाया वर्सेस रामाया। अब सर देखो ये क्या है सर, फैक्ट ऑफ द केस, एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favor of the maternal uncle and agreeing to pay him annuity. The daughter did not, नहीं पे करी भाई, however pay the annuity and the uncle sued to recover. ठीक है, अब यहां पर वो पे ही नहीं करी तो अंकल ने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब देखो डिसीजन, इट वाज हेल्ड देयर वाज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। सर जनरली क्या होता है, अब गिफ्ट के केस में सर याद है ना अपन कुछ केसेस पढ़े हैं जहां पर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सर तो गिफ्ट वाज वन ऑफ द केस जहां पर अगर कंसीडरेशन ना भी हो और कोई सामने वाली पार्टी को उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए तो सामने वाली पार्टी से आपको बेनिफिट रिटर्न में कंसीडरेशन मिले ना मिले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यही हम पढ़ के आए हैं सर। सर कुछ केसेस नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस पढ़े सर, ये वही है सर, ठीक है। उसके बाद देखो सर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। क्या बोल रहा है सर, फैक्ट ऑफ द केस देखो ध्यान से, सिंपल सर, दी डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल व्हिच विल बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ द सी। सर सी के डिजायर में, डी के डिजायर में नहीं चला, डी ने प्रॉमिस किया था पी को पे करेगा, कमीशन वगैरह पे करेगा अगर वो उसके एजेंसी के थ्रू बेचता है माल तो, बट ये जो मार्केट क्रिएट किया है ना पी ने, वो सी के डिजायर में, कलेक्टर के डिजायर में, नॉट एट द डिजायर ऑफ द डी। तो इस केस में डिसीजन ये हुआ था, डी वाज नॉट बाउंड टू पे द कमीशन एज इट वाज विदाउट कंसीडरेशन हेंस वॉइड। सर यहाँ पर बात ये थी कि भाई तू अपने मार्केट के थ्रू मेरा प्रोडक्ट बेचेगा। अब वो जो मार्केट डेवलप करने की बात थी वो सर हमने क्या पढ़ा था सर, कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए, तो कंसिडरेशन दोनों तरफ से फ्लो होना चाहिए नॉर्मल केस में। सर एक बोल रहा है कि हम आपको कंसिडरेशन दे देंगे कमीशन, और दूसरा सर उसके हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट बेचता, बट वो उसने बेचा ही नहीं, उसने तो तीसरी पार्टी सर सी के हिसाब से, सी कलेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है। तो सर हम एक चीज पढ़े हैं सर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर जो होता है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होता है सर। किसके किसके डिजायर से चलना था सर, डी के डिजायर से, चला किसके डिजायर से, सी के डिजायर से, तो इस केस में आप कुछ नहीं क्लेम कर पाओगे, ठीक है। अगली केस स्टडी देखो सर, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। देखो सर क्या बोल रहे हैं सर, फैक्ट ऑफ द केस, a minor borrowed 20,000 from B as a security for the same executed in the mortgage in his favor। ठीक है, एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज, उसके ना वो 20,000 रुपए लिया, उसके बिहाफ में मॉर्गेज गिरवी रखवा दिया कुछ। He became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him, his minority was void and should be cancelled। उसने बोला भैया माइनॉरिटी, जब मैं माइनर था तब मैंने मॉर्गेज डीड बनाई थी, वो कैंसिल हो जानी चाहिए क्योंकि वो void है। डिसीजन क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट द मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज वॉइड। सर माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकते, और माइनर मेजर होने के बाद अपनी गलतियों को रेटिफाई भी नहीं कर सकता, और माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ये पॉइंट अपन माइनर के केस में पढ़ के आए। एंड बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी। सर कोई सर माइनर बेनिफिट दिखता है सर, पर्सनली लायबल तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, अगली केस स्टडी क्या है, देनदास वर्सेस रामचंद। अब क्या बोलता है देखो सर इसमें, फैक्ट ऑफ द केस, देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम वाज माइनर।
अरे सर सिंपल सी बात है, अगर कोई माइनर है तो आप माइनर के खिलाफ तो एनफोर्स ही नहीं करा पाओगे, जो मेजर है उसी के खिलाफ एनफोर्स करा पाओगे, वेरी सिंपल। फिर अगला देखो सर, अगली केस स्टडी है वर्ड वर्सेस हॉप्स। क्या बोला जाता है सर, देखो फैक्ट ऑफ द केस, H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever। H को पता था कि भैया वो जो क्या बोलते हैं पिग्स दे रहा है वो पहले से बीमार है। The pigs were sold with all faults, मतलब सब दिक्कतें थी उस पिग्स में और बेचा गया। And H did not disclose the fact of the fever to W। सर एक चीज समझो, बहुत ध्यान से सुनना सर। सर क्या जो भी पर्सन कोई गुड्स को सेल करता है या कुछ भी करता है तो उसको हर एक चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत है? नहीं सर। यही हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सर मेयर साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस के ऊपर के टॉपिक में हम पढ़ते थे सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर जब भी कोई गुड्स खरीदता है तो उसकी ड्यूटी है सर कि उसको उस गुड्स के बारे में पता करना है सर। सेलर हर चीज डिस्क्लोज करे जरूरी नहीं है सर, सेलर हर चीज डिस्क्लोज करे ड्यूटी नहीं होती है सर, बायर की ड्यूटी होती है लेट द बायर बी अवेयर। एक्सेप्शन को केस की बात छोड़ दो सर, तो सिंपल ये बोल रहा है सर डिसीजन क्या हुआ था, हेल्ड देयर वाज नो फ्रॉड। सर फ्रॉड है ही नहीं, यहाँ बायर की ड्यूटी है कि बायर को पता करना चाहिए, तो अब बायर ने पता ही नहीं किया। हाँ अगर बायर पूछ लेता कि भाई तेरे पिक्स खरा की तबीयत ठीक है कि नहीं, कि वो गलत तो नहीं, अगर पूछ लेता और फिर भी नहीं बताता तो फिर तो फ्रॉड था सर। फिर तो जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, छुपा रहा है, इंटेंट है, डिसीव कर रहा है, फिर सब बातें आती है। यहाँ पर तो सर उसने कुछ बोला ही नहीं, क्या चुप रहना फ्रॉड है? नहीं सर, बायर की ड्यूटी है अगर कोई भी चीज खरीद रहा है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, सर ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद है सर अगली केस स्टडी देखो, पीक वर्सेस गरने। फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहा है देखो, the prospectus issued by the company did not refer to the existence of a document disclosing liabilities। wow, prospectus वो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रखा था जिससे लाइबिलिटी डिस्क्लोज हो कंपनी की। द इंप्रेशन देयरबाय क्रिएटेड वाज दैट द कंपनी वाज अ प्रॉस्परस वन। अब उससे ये लग रहा था कि कंपनी में कोई लाइबिलिटी नहीं है, व्हिच एक्चुअली वाज नॉट द केस, बट ये रियल में नहीं था। तो डिसीजन क्या हुआ सर देखो, हेल्ड द सप्रेशन ऑफ ट्रुथ। यहां तो आप छुपा रहे हो चीज सर, यहां तो आप छुपा रहे हो चीज, आपने वो डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया सर। प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज डिस्क्लोज करना कंपलसरी सर, आप नहीं डिस्क्लोज करते हो तो फ्रॉड है सर। सर यहाँ पर ऊपर वाले केस में जो सामने वाली पार्टी उसने कुछ पूछा ही नहीं था, प्रोस्पेक्टस के केस में तो कंपनी को डिस्क्लोज करना कंपलसरी, नहीं डिस्क्लोज करती तो ये माना जाता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है सर, या कंपनी के पीछे जो डायरेक्टर्स है वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो सर क्या यहाँ पर सच छुपाना फ्रॉड है? यस फ्रॉड है। ठीक है, अगली केस स्टडी देखो सर, राइगर वर्सेस कैम्बेल स्टॉट। देखो सर क्या केस है, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहे हैं, अ ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर द क्लाइंट, he sold his own shares without disclosing the fact। लो भाई, ब्रोकर ने खुद के शेयर्स बेच दिए और बताया ही नहीं क्लाइंट को। अब यहाँ पर मोटिव क्या होगा ब्रोकर का, बेसिकली प्रॉफिट कमाने का। तो हेल्ड डिसीजन क्या था, द क्लाइंट वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म इट विद द राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट। या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे क्लाइंट, या तो कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर ले, अफर्म मतलब क्या बोलते हैं, एग्री कर ले कॉन्ट्रैक्ट से। बट क्लाइंट क्या बोल सकता है सामने ब्रोकर को, भैया तूने जो मेरे नाम पे सीक्रेट प्रॉफिट कमाया ना वो मुझे दे दे। मेड बाय द ब्रोकर ऑन द ट्रांजैक्शन सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रोकर एंड द क्लाइंट वाज द रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सर इनके बीच में रिलेशन कैसा है, अटमोस्ट गुड फेथ का। तो ये मान के चल जाता है कि या तो क्लाइंट से क्लाइंट क्या करेगा, या तो ब्रोकर से कैंसिल कर देगा, और अगर अफर्म किया तो सीक्रेट प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ। उसके बाद अगली केस स्टडी देखो सर, प्लीज ध्यान देना, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। ठीक है, देखो अब क्या बोलता है फैक्ट ऑफ द केस, द क्रैंकशाफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हैज बीन ब्रोकन। क्रैंकशाफ्ट होगा पीस फ्लोर मिल का, कोई मशीन वगैरह कुछ होगी वो टूट गई, खराब हो गई। he give it to D, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days। उसने बोला ठीक है, जो ये बनाया था उसको मैं 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा। Where the new shaft was to be made, जहां पर नया shaft बनेगा। The mill stopped working, he delayed the delivery of the crankshaft so the mill idle for another 5 days। वो डिले करा तो पहले 2 दिन बंद रही, फिर 5 दिन और बंद रही क्योंकि वो डिलीवर नहीं हुई। We received the repaired crankshaft after 7 days। 7 days later he would have otherwise received। तो उसे 2 दिन में मिल जाना चाहिए था, वो उसे लेट मिला, 7 days हो गया। Consequently, P sued D for the damages not only for the delay in delivering of the broken part, but also for the loss of profit suffered by the mill for not having been worked। सर दो चीजें क्लेम कर ली, एक तो तूने डिले किया डिलीवरी में,
दूसरा क्या चीज मांग लिया सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो डिसीजन क्या बोलता है सर, बहुत ध्यान से सुनना सर। द कोर्ट हेल्ड दैट पी was entitled only to ordinary damages। कि क्या क्लेम कर सकता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। एंड डी was not liable for the loss of profit because the only given information by P to D was that the article to be carried out was the broken shaft of the mill and it was not made to the known that the delay would result in loss of profit। सर ये चीज समझो सर, अगर कुछ स्पेशल लॉस या स्पेशल केसेस है तो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है सर। ये हम पढ़ के आए, स्पेशल डैमेजेस तभी क्लेम किया जा सकता है जब नोटिस दी जाती है। यहाँ तो नोटिस ही नहीं थी तो कैसे स्पेशल डैमेजेस क्लेम करोगे? आप ऑर्डिनरी क्लेम कर लो ना, ऑर्डिनरी क्लेम कर लो। स्पेशल क्लेम करना था तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन करना था, नहीं किया है तो सिर्फ क्या क्लेम करेगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, उसके बाद अगली केस स्टडी देखो सर, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या केस स्टडी देखो? फैक्ट ऑफ द केस, एस अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाज कंपल्सरी रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो भाई कंपल्सरी रिटायर हो गया। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन्ड एन इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर अगेंस्ट द ऑर्डर। मतलब कोर्ट के जो गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी रिटायर किया था ना, उस ये ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आया कि मुझे कंपल्सरी रिटायर मत करो। ही वाज रीइंस्टेटेड, वापस नौकरी में लिया गया एंड वाज पेड सैलरी but was given no work and the meantime government went into an appeal। गवर्नमेंट अपील में भी चले गए, एक तो इसको सैलरी दी, काम नहीं कराई, और गवर्नमेंट अपील में चले गई कि भाई इसको रीइंस्टेट क्यों हमें इसे सैलरी देना पड़ गया। अब डिसीजन क्या हुआ देखो सर, द अपील वाज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस वाज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। सर सिंपल सी बात है, अगर किसके फेवर में अपील चले गई? गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में ऑर्डर आ गया तो भले उसे रीस्टेट किए थे, भले उसे सैलरी दिए थे, वो सैलरी उसको किसको वापस करना पड़ जाएगा? गवर्नमेंट को वापस करना पड़ जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर गवर्नमेंट केस जीती है। उसके बाद अगला देखो सर, अगली केस स्टडी सर, लास्ट की 2-3 है सर, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही केस स्टडी एग्जाम में आती है सर क्वेश्चंस के फॉर्म में, फिर आप लोग उस टाइम याद करोगे, अच्छा सर आपसे सुन लिए थे तो याद था। देखो सर, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर्स एलआर एंड एचएल। देखो सर, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहे हैं? एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ द एफ शॉप। शॉप में जमीन में गिरा हुआ डायमंड मिला, तो एच ने पिकअप किया एंड हैंडेड ओवर द सेम टू द एफ टू कीप इट द ओनर वाज फाउंड। जब तक ओनर इस डायमंड का मिलता नहीं, उसने एफ को दे दिया कि भाई तू रख, जैसे ही ओनर मिलेगा उसको दे देंगे। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, एच ने एफर्ट्स दिए, द ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, नहीं मिला। आफ्टर द लैप्स ऑफ सम वीक, एच टेंडर्ड टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। एच ने एफ को पैसे दे दिए, भाई तूने इस डायमंड को रखा, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे वो तू ले ले, एंड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द डायमंड टू हिम, और रिक्वेस्ट किया कि भाई डायमंड वापस कर दे। एफ रिफ्यूज टू डू सो, एफ ने बोला नहीं करूंगा वापस डायमंड। तो ये क्या बोल रहा है सर? डिसीजन देखो, हेल्ड दैट एफ मस्ट रिटर्न द गुड्स टू एच। सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एफ मस्ट रिटर्न द गुड्स टू एच एज इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी। वो रिटेन कर सकता है एच अगेंस्ट एवरीबॉडी। सर सबसे गुड्स वापस लेके रख सकते हैं एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, पर अगर मान लो उस डायमंड का ट्रू ओनर आ गया तो फिर एच को भी वो डायमंड देना पड़ जाएगा। आया समझ? उसके बाद अगली केस स्टडी देखो सर, लास्ट केस स्टडी। लास्ट केस स्टडी क्या बोलती है? त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फैक्ट ऑफ द केस क्या है सर? देखो, ही वाज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन अ ट्रैम कार, भाई बिना टिकट के घूम रहा था, वेरी गुड। एंड ऑन द चेकिंग ही वाज आस्क्ड टू पे 5 रुपीस एज पेनल्टी ऑन द कंपाउंड ट्रांजैक्शन। भाई से पेनल्टी ली जा रही है, टिकट का पैसा नहीं है सर, पेनल्टी ली जा रही है। अगर आप पेनल्टी वगैरह ले रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, या तो टिकट में कहीं कुछ तो होना चाहिए। He filed a suit against the corporation for recovery on the ground that it has been extorted from। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती क्या बोलते हैं पैसा वसूला जा रहा है फ्रॉम हिम। सर उसने केस, अच्छा बड़ी जबरदस्त बात, देखो 5 रुपए के लिए केस भी कर दिया, तो केस कर दिया तो इसमें डिसीजन क्या आया देखो सर, द सूट वाज डिक्रीड इन हिज फेवर। डिक्रीड मतलब ऑर्डर पास हुआ उसके फेवर में। किसके फेवर में? किसके फेवर में सर? सिंपल सी बात है, टी के फेवर में। ये बोला गया कि सर पेनल्टी आप नहीं ले सकते, आप उससे टिकट का पैसा ले सकते हो या तो नीचे उतार सकते हो। सर आया समझ? ये सिंपल केस स्टडी सर मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है सर। इस केस स्टडी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आए, आप बिंदास पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है सर। और जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि केस स्टडीज में ही इश्यूज आते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सर, वहां पर ये सब नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे ताकि कोई इश्यूज ना आए। ठीक है, सब नोट्स मिल जाएंगे वहां पर, अरम इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है सर। ठीक है, चलो फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि सब कोई ज्वाइन करे। ठीक, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।